हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेदी स्कॉलर क्लासेस। आज बात करते हैं, लास्ट एक लेक्चर में हमने बात करी थी कि आपके पास जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में रेगुलेशन किस तरह से होती है रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो देखिए, अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम बैठे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, हम बैठे हैं और हम चुपचाप सांस ले रहे हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चल रहा कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बस चुपचाप सांस चल रही है हमारी। तो ये जो एक्शन है, ये कैसा एक्शन है? ये इनवोलेंट्री। कैसा एक्शन है? ये इनवोलेंट्री एक्शन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देखना, ये कैसा जो है वो एक्शन है आपके पास, ये है इनवोलेंटरी एक्शन है। ठीक है, इनवोलेंट्री का मतलब क्या हुआ? नॉट इन कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सोच के सांस थोड़ी ले रहे हैं कि हाँ अब मुझे सांस लेनी है, अब मुझे सांस छोड़नी है। अपने आप हो रहा है ना, ये अपने आप सांस आ रही है, अपने आप सांस जा रही है। ठीक है, तो जब नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल है ना। हमने जोर से सांस ली, जोर से सांस छोड़ी, तो ये मेरे कंट्रोल में थी। तो इसको हम बोलेंगे वोलेंट्री। इसको हम क्या बोलेंगे? वोलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, और जो हम जो है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, वो कैसा एक्शन होता है? वो आपके पास वोलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो अपने आप चल रही है सांस। ठीक है, तो ये जो वोलेंट्री एक्शन है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। ठीक है, जो सेरेब्रम वाला पोर्शन है किसका? ब्रेन का। वो इसको कंट्रोल करता है, किसको? फोर्सफुल ब्रीदिंग को। वॉलेंट्री एक्शन ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप फोर्सफुली एनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, तो कौन सा पोर्शन ब्रेन का उसको कंट्रोल करता है? सेरेब्रम ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ब्रीदिंग का, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसके लिए बहुत सारे आपके ब्रेन में जो है बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला सेंटर आपके पास आता है RRC। ठीक है, RRC क्या है आपके पास? RRC है, RRC आपके पास रहने वाला है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है जी, तो RRC क्या है? रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मेडुला में प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान देना इन चीज़ों की तरफ को, कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए अपने। ठीक है, सुन के कुछ नहीं होगा, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कोई भी चीज़ जो है वो दिमाग में नहीं जाने वाली है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सोच के सांस नहीं लेते, अपने आप सांस चल रही है। फोर्सफुल ब्रीदिंग, जब हमने जोर से सांस ली या जोर से सांस छोड़ी, तो आपके पास जो है वो हमने सोच के किया है ना। सोचा ना मैंने कि मैं जोर से सांस लेती हूँ, मेरे कंट्रोल में था, है ना, तो मेरे कंट्रोल में है तो वॉलेंट्री है। अब आपके पास जो है ये वॉलेंट्री वाला जो पोर्शन है, वॉलेंट्री फोर्सफुल ब्रीदिंग जो है वो कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और जो नॉर्मल वाली ब्रीदिंग है उसके लिए ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले RRC की बात करते हैं। RRC क्या है? रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है हमारे पास। ठीक है, जो कंट्रोल करेगा। तो ये जो RRC है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है, ये किस चीज को कंट्रोल कर रहा है और ये कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है RRC? ये भी पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट था? मेडुला में प्रेजेंट था। ठीक है, तो जो आपके पास RRC है, दैट प्रेजेंट इन मेडुला, और ये कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीदिंग को, है ना। ये किसको कंट्रोल कर रहा है? नॉर्मल ब्रीदिंग को। जब आप नॉर्मली ब्रीद कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का, तो उस टाइम पे कौन काम आएगा? RRC काम कर रहा है। ठीक है, RRC आपका चल रहा है, इस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मली बैठे हुए हैं।
ठीक है जी। तो उस टाइम पे भी आपका कौन सा पोर्शन ऑफ ब्रेन जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, आरआरसी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दूसरा सेंटर आपके पास आ जाता है, पहला सेंटर आरआरसी मेडुला में था, दूसरा सेंटर आपके पास आता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, दैट इज न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहाँ पे है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर आपके पोन्स में प्रेजेंट होता है। ब्रेन के पोर्शन है ये, सेरेब्रम है ना, हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, मेडुला हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, पोन्स भी हाइंड ब्रेन का पोर्शन है। तो तीनों हाइंड ब्रेन के तीनों पोर्शन जो है वो रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड हैं, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर पोन्स में प्रेजेंट है, और ये आपके पास क्या कर देता है, इट रिड्यूस द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। ये रिड्यूस करेगा किसको? reduce the time of inspiration, ठीक है। इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ कि आप जो इनहेल कर रहे हैं उस टाइम को रिड्यूस करेगा। अब देखिए ना, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जैसे मैं नॉर्मली बैठी हूँ, मैं नॉर्मली सांस ले रही हूँ तो चल रहा है धीरे धीरे, या मैं चल रही हूँ कहीं पे, तो मैं जब चल रही हूँ तब भी मैं अपनी स्पीड से है ना सांस ले रही हूँ, लेकिन अचानक से अगर मेरे पीछे गली में कुत्ते पड़ गए, अब मुझे दौड़ना है ना, अब मुझे दौड़ना है, और दौड़ने के लिए मेरी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जब आप दौड़ते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिस जो एक सांस लेने में आप थोड़ा है ना कुछ सेकंड लगा रहे थे, वो अब जल्दी जल्दी इस तरह से जल्दी 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 सांस ले रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके अंदर ऑक्सीजन ले जाने की जो टाइमिंग थी उसको क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया, ताकि दौड़ने में जो एनर्जी यूज हो रही है वो एनर्जी बनाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाए। तो इंस्पायरेशन का जो टाइम था उसको रिड्यूस कर दिया, किसने? न्यूमोटेक्सिक सेंटर ने, जो कि पोन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब आपका ये रिड्यूस हो गया तो इस तरह की जो रेस्पिरेशन है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग। फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग है ना, जल्दी 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 सांस लेना, और ऊपर ऊपर से, कोई गहरी सांस नहीं ले रहे, जल्दी जल्दी सांस ले रहे, ठीक है। तो फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग आ गया आपके पास। तो दूसरा सेंटर ये हो गया। तीसरे सेंटर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा सेंटर इज ए न्यूएस्टिक सेंटर, ठीक है। तो ये चीज को भी ध्यान देना, ए न्यूएस्टिक सेंटर, ए न्यूएस्टिक सेंटर, ठीक है। ए न्यूएस्टिक सेंटर जो है वो आपके पास कहाँ पे है? इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन पोन्स, ठीक है। ये भी पोन्स वाले रीजन में ही प्रेजेंट है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप इनहेलेशन, ठीक है, डीप इनहेलेशन। ये शैलो इनहेलेशन करवा रहा था, ऊपर ऊपर से सांस लेना, और ये डीप इनहेलेशन करवा रहा है, बहुत गहरी जो है वो सांस लेना। तो ये हो गया आपके पास है तीसरा, ठीक है। फिर आपके पास बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ सेंटर की। तो फोर्थ सेंटर कौन सा है ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ सेंटर आपके पास आ जाता है, फोर्थ सेंटर, ठीक है। फोर्थ सेंटर है आपके पास कीमो सेंसिटिव सेंटर, कीमो सेंसिटिव सेंटर, ठीक है। ये जो कीमो सेंसिटिव सेंटर है ये प्रेजेंट इन मेड्यूला, इंपॉर्टेंट, देख लीजिए पूरा हाइंड ब्रेन रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, ठीक है। मेडुला में प्रेजेंट है, और किसके पास होता है? दैट इज एडजस्टेंट, एडजस्टेंट टू आर आर सी, आर आर सी के आसपास होता है ये, ठीक है। मेडुला में प्रेजेंट है, आरसीसी के आर आर सी के आसपास होता है ये, ठीक है। अच्छा, और ये कीमो सेंसिटिव है, तो ये सेंस करता है किसको? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, या मैं बोलूँ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर नहीं बोलूंगी मैं, इसको बोलूंगी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगी? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन अगर बॉडी में बढ़ जाता है, तो ये वाला जो सेंटर है वो आपका एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होके किसको मैसेज करेगा? आरआरसी को मैसेज करेगा, और आरआरसी जो है इस चीज को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ना और
अपनी प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन का बढ़ना, ठीक है, इससे अगर ये क्या है, सेंसिटिव है, इसका इसको पता चलता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होती है तब भी तो इसको पता चलेगा नहीं, ठीक है। इट इज इनसेंसिटिव टू, it is insensitive to concentration of oxygen, very very important। ऑक्सीजन घटती रहे, ऑक्सीजन बढ़ती रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, प्रोटोन आयंस बढ़ गए, तब इसको फर्क पड़ेगा और तब ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन से जो है अगर हाई हो जाती है उनकी कंसंट्रेशन, तो ये एक्टिवेट होता है। ऑक्सीजन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन बढ़ रही है घट रही है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर आ जाता है आपके पास, फिफ्थ सेंटर था आपके पास, दैट इज पेरिफेरल सेंटर्स, है ना, सॉरी, पेरिफेरल सेंटर्स। पेरिफेरल सेंटर, ठीक है। जो पेरिफेरल सेंटर्स होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आ जाएगी आपके पास एरोटिक बॉडीज और दूसरी आएगी कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। एरोटिक बॉडीज और दूसरी आ जाएगी आपके पास कैरोटिड बॉडीज। ये चीज़ को ध्यान देना, एरोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। अब एरोटिक बॉडीज क्या होती हैं और कैरोटिड बॉडीज क्या हैं, ठीक है। ये वो हैं जो क्या करेंगी, ब्रेन तक ऑक्सीजन लेके जाती हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड सॉरी ब्लड लेके जाती हैं, तो ऑक्सीजन लेके जा रही है ना, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को तक जो है वो लेके जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये आगे ब्रांच आ जाती है इसकी, ठीक है, इसी की ब्रांच है ये, तो ये भी ब्रेन से ही एसोसिएटेड है। और ये दोनों भी जो हैं वो सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इनको भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ जाती है तो ये दोनों जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ये मैसेज करते हैं अगेन किसको, ये दोनों भी किसको मैसेज करेंगे, ये दोनों भी मैसेज करेंगे किसको जी, RRC को मैसेज करेंगे। तो ये भी सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन है, इनको भी ऑक्सीजन के घटने या बढ़ने से बढ़ने या घटने से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चीज़ को ध्यान दें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, आप एक बार प्लीज़ पढ़ेंगे, और जो मैंने लिखा अगर शॉर्टकट नोट्स बनाने हैं तो जो मैंने लिखा वो लिख सकते हैं, अगर डिटेल में और चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है यहाँ से, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए पुराना, ठीक है, एक डिसऑर्डर तो पूछते ही पूछते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज्मा की, ठीक है। एज्मा क्या है, इट इज़ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग विजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, है ना, तो आपको पता है ये एक एलर्जिक कंडीशन है एज्मा, ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, आपके जो ब्रोंकाई हैं और जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, मतलब नैरो हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स, तो फिर ऑक्सीजन लंग्स तक जो है एल्विलाई तक प्रॉपर अमाउंट नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और दूसरा एज़्मा में और क्या होता है, एज़्मा में और जो है वो आपके पास वेसोडाइलेशन होती है, वेसोडाइलेशन, ठीक है, वेसोडाइलेशन इसका मतलब क्या हुआ जी, कि जो आपके ब्लड वेसल हैं, आपके ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, बड़े बड़े ब्लड वेसल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ा दिया जाए तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ ही जाएगा हमारा, ठीक है। तो बीपी जो है उस टाइम पे क्या, जब एस्टमेटिक अटैक आता है तो बीपी बढ़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो थे वो कंस्ट्रिक्ट हो गए, नैरो हो गए, ठीक है, ये नैरो हो गए और जो आपके ब्लड वेसल थे वो बड़े बड़े हो गए, डायमीटर बढ़ गया उनका, तो बीपी हाई हो गया आपका, ठीक है। ब्रोंकाइटिस क्या है, बोला इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई इन विच देयर इज अ रेगुलर स्वेलिंग और इचिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड इज करेक्टराइज्ड बाय रेगुलर कफिंग, है ना, तो कई बार इचिंग रहती है गले में, खांसी रहती है 24 घंटे, ठीक है, कफिंग होता रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रोंकाइटिस है हमारे पास। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, ध्यान देना, एम्फाइसीमा क्या है, ठीक है। तो इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स, ठीक है, आर डैमेज्ड ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, वन ऑफ द मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग।
ठीक है, इसकी थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। जो एम्फाइसीमा है, इसमें ये आपके एल्वेओलाई हैं। देखिए, ये आपके एल्वेओलाई हैं, ये एल्वेओलाई हैं। ये एल्वेओलाई का आपका एपिथेलियम सेल्स है ना, एपिथेलियम वाली जो है वो लेयर है। तो इस लेयर के ऊपर एक लिपिड्स की लेयर होती है, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। ठीक है, इस लिपिड की लेयर को बोलते हैं लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं एक्चुअली, लेसिथिन। लेसिथिन की लेयर होती है। तो ये लेसिथिन की लेयर धीरे धीरे क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, रीज़न दिया है कि मेजर रीज़न जो स्मोकिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनकी लेयर ये धीरे धीरे डैमेज होती जाती है, होती जाती है। फिर ये एपिथेलियल लेयर भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सर्फेक्टेंट का काम करती है लेसिथिन की लेयर। फिर आपके एपिथेलियल सेल अगर डैमेज हो गए तो इट मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला जो एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया। एपिथेलियल सेल ही तो काम कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, तो वही डैमेज कर दिए आपने। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज कम हो रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, दूसरा, लेसिथिन की लेयर जो है वो हमारे 7th मंथ, आफ्टर 7th मंथ है ना, आफ्टर 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, आफ्टर 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये बनता है। अगर आप है ना, कोई जो है वो बच्चा छोटा है जिसकी क्या हो जाती है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो उसको फिर रखा जाता है वो मशीन मशीन में। ठीक है जी, कि प्री मैच्योर है, अगर नहीं ऐसा कुछ ट्रीटमेंट मिले उसको तो उसके लंग्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी लेसिथिन की लेयर नहीं बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट बिहेव्स लाइक अ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो ये सर्फेक्टेंट अगर नहीं बना है तो भी ये जो है वो लंग्स हमारे डैमेज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तो लंग्स डैमेज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तब फिर दिक्कत है। फिर हम खुद अपने लंग्स को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर आते हैं कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें देख लीजिए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो ऑक्यूपेशनल वाले में है कि इन सर्टन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग स्टोन्स है ना, स्टोन वगैरह जो तोड़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो लंग्स डैमेज हो जाते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, और फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, मतलब आपकी लंग्स के टिश्यू जो है उनमें परफोरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सीरियस लंग जो है वो डिजीज़ होती है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, फिर हाइपॉक्सिया की बात करते हैं। व्हाट इज़ हाइपॉक्सिया? दैट इज़ लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। जब ऑक्सीजन को कम सप्लाई मिलेगी तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपॉक्सिया। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपॉक्सिया बोलेंगे। ठीक है, देन आपके पास 2-3 कंडीशंस और हैं, जैसे कि एस्फाइक्सिया जो है, इट इज़ द स्टेट ऑफ सफोकेशन ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल शंट आ जाता है, विल नॉट एंटायर अमाउंट ऑफ ब्लड विच एंटर द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरीज एक्चुअली रीचेस इन द वॉल ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। फिर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जो है वो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन हो जाती है, तो इस कंडीशन को क्या बोला था। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन और आपके जुड़ते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वन मॉलिक्यूल of hemoglobin combines with 4 molecules of carbon monoxide gas to form the carboxy hemoglobin. Very very important question. ठीक है जी, एक हीमोग्लोबिन कितने कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, तो 4 ही करता है, ऑक्सीजन के भी 4 ही करता है। और बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की किसके साथ जुड़ने की, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ने की। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हुआ और अगर वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड झट से जाके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है हाँ, ये है एक फैक्ट दिया हुआ इन्होंने कि फेटल हीमोग्लोबिन डिफर फ्रॉम द एडल्ट हीमोग्लोबिन इन स्ट्रक्चर। फेटल हीमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द एडल्ट। ठीक है, तो जो हमारी थे ना, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है, और जो बच्चे हैं उनके उनके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अलग रहता है। जो बच्चे हैं उनके हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, fetal HV कैन कैरी अबाउट 30% मोर ऑक्सीजन देन द मैटरनल HV। ठीक है, सो डिसोसिएशन कर्व फॉर फेटल HV विल अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो वो जो हमने ग्राफ बनाया था, तो हमारा ग्राफ ये था। अगर बोला ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन पे भी अगर जुड़ जाती है तो
ग्राफ कैसा था, लेफ्ट शिफ्ट था। तो बच्चों में हमेशा ग्राफ कैसा होता है, लेफ्ट शिफ्ट ही होता है, लेफ्ट साइड ही होता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देना। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, एक फैक्ट और दिया है इन्होंने कि वुमेन्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन नेवल कैविटी। तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ठीक है जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और जो ब्लड वाला टॉपिक है हमारा, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से। तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी क्वेरी रहती है आपकी, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँगी या मैं आपको बताऊँगी वो चीज़, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे उसको यहाँ पे। तो इसी के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने की कोशिश कीजिए।